मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू द साहित्य एकेडमी। साहित्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक के साथ तैयारी करते हैं। इसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला आप सभी जानते हैं और इससे भली भांति परिचित, लेकिन फिर भी इससे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार समझना जानना बहुत ही ज़रूरी है। और एक तरीके से परीक्षा की दृष्टि से समझना भी आवश्यक है। आइए चलिए वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला होता क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं उस अक्षर अर्थात वर्ण, इनको व्यवस्थित क्रम में जो लिखने का प्रक्रिया है, व्यवस्थित क्रम है, से हम आइए आगे समझते हैं। और वर्णमाला होते कितने प्रकार से हैं, तो का प्रयास करते हैं। वर्णमाला बात करें, वर्णमाला आपके सामने। वर्णमाला में दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब स्वर और व्यंजन, ये जो हैं दोनों को मिला करके पूरे जो होते हैं, यह 52 होते हैं। आपने देखा होगा, आप जानते भी हैं, जो जोड़ों की संख्या होती है वह है 52। ठीक है। तो ये दो प्रकार से होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप इनसे भली भांति परिचित भी हैं। आगे इसी स्वर व्यंजन को हम भागों में बांट करके देखते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर के रूप आगे देखते हैं। वर्णमाला के प्रकारों की बात करें तो वर्णमाला के दो प्रकार को हम स्वर और व्यंजन के रूप में देखते हैं। तो पहला प्रकार होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में भी दो प्रकार के स्वर होते हैं मुख्य रूप से, तो बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को समझने के का सबसे आसान तरीका यह है कि जिसके उच्चारण में सबसे कम ध्वनि का प्रयोग हो, वह ह्रस्व स्वर का। लेकिन ह्रस्व के अपेक्षा जिस स्वर के उच्चारण में अधिक ध्वनि लगे, वह दीर्घ स्वर का। अब ह्रस्व स्वर जो होते हैं, यह मूल रूप से चार होते हैं, जो आपके सामने दिया हुआ है। उसमें से अ, ई, उ, री, यह ही एक चार ऐसे स्वर हैं जो मूल स्वर भी हैं और ह्रस्व स्वर भी हैं। अच्छा, अब आपके सामने दीर्घ स्वर देख लीजिए। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, कुल 7 स्वर होते हैं जो दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। ठीक है। अगर हम कुल स्वरों की बात करें, हमारे पास कुल स्वर जो होते हैं वह हिंदी में 11 होते हैं। ठीक है। और मूल स्वर जो होते हैं वह 4 होते हैं। अब व्यंजन की बात हम अगले स्लाइड में करेंगे। ह्रस्व की बात कर रहे हैं तो ह्रस्व के और प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अब ह्रस्व के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकारों में से पहला प्रकार जो होता है वह मूल स्वर होता है। ठीक है। दूसरा प्रकार स्वर के दीर्घ स्वर होता है। तीसरा संयुक्त स्वर होता है। मूल स्वर में कुल स्वरों की संख्या आपको हमने बताया कि जैसे कि 4 होता है। और ये 4 कौन-कौन से हैं? तो अ, ई, उ, री, यही मुख्य रूप से हिंदी के मूल 4 स्वर। अब दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर, जैसा कि बताया कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण की अपेक्षा दीर्घ स्वर में दुगुनी ध्वनि ध्वनि का इस्तेमाल होता है। और दीर्घ स्वर की बात करें तो हमारे पास हिंदी में जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, या कुल 3 होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 3 होता है। जैसे अब देख लीजिए, आ, ई, उ, यही कुल मिलाकर के दीर्घ स्वर हैं जो मूल रूप से 3 हैं। अब तीसरा जो स्वर होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो है वो भी 4 हैं। और संयुक्त स्वर में 4 संयुक्त स्वर जो हैं, यह 2 स्वरों को मिल करके बने हुए हैं। इसे हम आगे भी बात करते हैं। तो देखते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 4 हैं, यह कुल मिला करके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। हमारे हिंदी में कुल 4 संयुक्त स्वर, 3 दीर्घ स्वर और 4 मूल स्वर होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। तो
उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं, जिसे हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर बोलते हैं, जो चार ही है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी बात की। ऐसे ही संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर जो बात की जाती है, संधि स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, यह जो है कुल 7 होते हैं, जिसको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 स्वर मिले होते हैं। अब देखिए, दीर्घ स्वर में भी जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वह 3 होते हैं। अब समझने की बात है, जो दीर्घ स्वर में जो मूल स्वर है वो 3 है, जिसको हम सजातीय कहते हैं। दूसरा संयुक्त स्वर है जिसमें 4 हैं, जिसे हम विजातीय कहते हैं। हमने पिछली स्लाइड में बात की थी। देखिए, दीर्घ स्वर की जो बात की थी कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। वो 3 जो है यही है जिसको हम सजातीय के नाम से बोल रहे हैं, इसको हम सजातीय कहते हैं। ठीक है, यह सजातीय स्वर है और इसको हम विजातीय स्वर कहते हैं। तो यह विजातीय स्वर है। आगे देखिए, अब ए ऐ ओ और जो ये 4 विजातीय या संयुक्त स्वर हैं, इन संयुक्त स्वर बनते कैसे हैं, इसको बनने की प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए, अब आगे ये देख लेते हैं कि अ के साथ अगर ई आएगा तो ए पहला, दूसरा आप इसको ऐसे देखें, ए के निर्माण में, ए के निर्माण में, ओ के निर्माण में, ओ के निर्माण में और ओ के निर्माण में। ए किससे बनता है, अ प्लस ई को मिला करके ए बन गया। यहां पर जो बनता है अ प्लस ऊ, सॉरी, यहाँ पे बनेगा आपका अ प्लस यहाँ पर आपका बनता है अ, अ के साथ ए का ये मिलता है तो बन जाता है ए। यहाँ पे बनता है आपका अ के साथ अगर ऊ मिलता है तो आपका बन जाता है अ के साथ जब ऊ मिलेगा तो बनेगा ओ। और यहाँ पर अ के साथ जब ओ मिलेगा बनेगा अ। ठीक है, यह जो है चारों बनने की प्रक्रिया है। आगे देखिए, अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों के प्रकार और उसके जो हम डिवाइड करके देखते हैं, इनके भागों बांट कर पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो देख लेते हैं। कुल व्यंजनों की बात करेंगे, हमारे पास कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41। कुल व्यंजनों की संख्या 41, 41। अब देखिए, व्यंजन में भी व्यंजनों के हमने कई प्रकार बना रखे, जैसे अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जब हमारे मुख विवर में, जब हम मुख से उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर में, मुख विवर के किसी न किसी भाग को वह टच करते हुए बाहर निकलते हैं, स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, इसलिए हमने
व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनके हमने भाग बनाकर देखे। देखिए, अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो अंतस्थ, मतलब जो वर्ण है वह एक अंतिम स्थल से उच्चारित होता है और वह फिक्स होता है, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन उस व्यंजन कहते हैं जहां हमें मुख विवर में स्वरों के उच्चारण करने पर घर्षण उत्पन्न होता है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के पहले हम एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं, जैसे लिखा है, देखिए ज, आपके पास जो ज लिखा है, ज से पहले एक डॉट लगा हुआ है और फ लिखा हुआ है, फ के पहले एक डॉट लिखा लगा हुआ है, तो यह जो है एक आगत व्यंजन में आता है। यह उर्दू से लिया हुआ है। अब देखते हैं, जिसे हम लिखते हैं क, अगर ऐसे लगा दिया डॉट आगे, क लिखते हैं ख, तो अगर ऐसे आपने लिख दिया तो यह, जिसे आपने लिखते हैं क्या, अखबार, आपने लिखा क फ बार, तो आपने ख के पास जो ये बिंदु लगाया हल्का सा, ये क्या है, यह आगत व्यंजन हो गया। तो यह उर्दू का है। इनकी संख्या हिंदी में 2 है, उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। आपको ध्यान रखना है, संयुक्त व्यंजन 4 ही हिंदी में होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, हमने हिंदी में जो हमारे पास व्यंजन है, इन व्यंजनों को पढ़ने के लिए हमने कई वर्ग बना रखे। जैसे इस क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, श, ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो यह जो है, इनको हमने पहले वाले को समझने के लिए इसको हमने क वर्ग कह दिया है, इसका नाम हमने क वर्ग लिखा। ठीक है, क वर्ग, यह जो है क वर्ग के हैं, इसको हम बोलते हैं च वर्ग, च वर्ग के शब्द, इसको बोलते हैं ट वर्ग के शब्द, इसको बोलते हैं त वर्ग के शब्द, को बोलते हैं त वर्ग के शब्द। ठीक है, इसको बोलते हैं प वर्ग, और इसको बोल प वर्ग। ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। और यह आपको उष्म व्यंजन। ठीक है, अभी आपने पढ़ाई से उष्म व्यंजन, थ, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या थे, ये जो है संयुक्त व्यंजन। जैसे हिंदी में संयुक्त स्वर होते हैं, वैसे हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो 4 व्यंजन। अब देखिए, इनको हम क को क वर्ग भी बोलते हैं, क वर्ग, च वर्ग, इसको क वर्ग, इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग, इसको प वर्ग। ये क, च, ट, त, प, ये हमारे पास हिंदी में कुल 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? कुल 5 वर्ग। तो वर्गों की यदि बात करें हम, हिंदी में कुल 5 वर्ग हैं। ठीक है, अब देखिए, जो वर्ग हैं, इसको हमने बताया कि इसको क वर्ग बोलते हैं, इसको च वर्ग बोलते हैं, इसको ट वर्ग बोलते हैं, इसको त वर्ग बोलते हैं, इसको प वर्ग बोलते हैं। अब ये जो है, ये पांचों जो है कुल हिंदी में 5 वर्ग हो गए, और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। देख लीजिए इसे, क, ख, ग, घ,
तो इनकी कुल संख्या, पांचों वर्गों की कुल संख्या 25 हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में कुल, हिंदी व्यंजन में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो आप कहेंगे 5 वर्ग। या इनकी कुल संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 25 होती है। वर्गों की संख्या में बात कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे प्रश्न पूछता कैसे है, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी क वर्ग की व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा क वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो आपको क वर्ग के जो व्यंजन है वो है क, ख, ग, घ, ञ। ये क वर्ग के व्यंजन है। इसको छोड़ करके बाकी सभी जो क वर्ग के व्यंजन नहीं है। ऐसे ही च के साथ, ट के साथ, त के साथ और प के साथ पूछेगा। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान देने की जरूरत है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो चीज़ है इसमें से समझने की, समझने की बात है कि जो पंचमाक्षर के अंतिम वर्ण हैं, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। ध्यान दें, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं और पंचम वर्ग भी बोलते हैं। ये जो पांचों वर्ग हैं, इन पांचों वर्ग के अंतिम अक्षर को पंचमाक्षर बोलते हैं। और इसे पंचमाक्षर के साथ साथ अनुनासिक व्यंजन, ठीक है, इसे अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। तो यह वर्ण के, पांचों वर्ण के जो अंतिम अक्षर हैं वह अनुनासिक व्यंजन भी हैं और पंचमाक्षर भी है। और उनके पढ़ने का जो क्रम है, तो पढ़ते हैं ड़, ञ, ढ़, ढ, न, म। ठीक है, ये इनके क्रम है। अब ध्यान देने की एक बात और है, जो हिंदी में जिसको हमने उष्म व्यंजन कहा, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ध्यान देने की बात है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। इस अंतस्थ व्यंजन में ये जो ल है, ल को लुप्त व्यंजन ही बोलते हैं। ठीक है, लुप्त, लुप्त व्यंजन भी बोलते हैं, ये ध्यान देने की बात है। और इसी व्यंजन में एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि अब देखें, जो श, स, ह, ये चार व्यंजन जो हैं, इन व्यंजनों को हमने उष्म व्यंजन का नाम दे रखा है। और यह उष्म व्यंजन का उच्चारण करते वक्त हमारे मुख व्यूअर से जो एक घर्षण, मतलब जो उच्चारण करते वक्त ध्वनि जो है कई भागों से टकराते हुए घर्षण करते हुए निकलती है, बाहर को निकलती है, जिससे इसमें एक उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम हम उष्म व्यंजन रख दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। अब इसमें इसको स्वरों को, जो व्यंजन है उसको हमने अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पे भी बांट रखा है। यह जो अल्प प्राण और महाप्राण है, ये स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि जब हम उच्चारण करते हैं, अर्थात ध्वनियों का जब उच्चारण करते हैं, उसके आधार पर हमने इसे डिवाइड किया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब जो ये स्वर, जो व्यंजन है, इनको
कौन कौन से अल्प प्राण में आएंगे और कौन से महाप्राण में आएंगे, इसके बारे में जान लें। अल्प प्राण का हमने लिखा है कोड कि 1, 3, 5 और महाप्राण का लिखा है 2, 4। इसका मतलब जो प्रत्येक वर्ग का, इसको छोड़ करके, इतने को छोड़ करके हमें समझना है, प्रत्येक वर्ग का जो हमने बताया पांचों वर्ग, माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्गों का, इन पांचों वर्गों का पहला, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, यह सभी अल्प प्राण होंगे। अल्प प्राण कहने का मतलब इनके उच्चारण में ध्वनि दीर्घ स्वर के अपेक्षा कम लगता है, या दीर्घ जो दीर्घ व्यंजन है उनके उच्चारण की अपेक्षा कम स्वर लगता है। जैसे उच्चारण करके देख सकते हैं, क, ह, ग, ह, ड़, च, छ, ज, झ, ञ। हम इन तीनों वर्णों को देखें तो 1, 3, 5 मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, इसके उच्चारण में हम अल्प स्वर के जो है, इनके उच्चारण करते वक्त कम ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला, पूरे पांचों वर्ग का पहला वर्ग, पांचों वर्ग का तीसरा वर्ग और पांचों वर्ग का पांचवा वर्ग, इसी को हमने अनुनासिक व्यंजन भी कहा था। आपने देखा। तो इसे, ये जो है तीनों वर्ण है अल्प वर्ण में, अल्प प्राण में 1, 3, 5 ये अल्प प्राण है। ठीक। अब बाकी के जो 2 और 4, ये जो बच रहे हैं 2 और 4, यह आप देखें तो महाप्राण में आते हैं। ये जो है, ये जो पूरा है आपका, ये महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण की दृष्टि से भी देखें तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा, पांचवा है अल्प प्राण है और दूसरा, चौथा जो है महाप्राण है। ये तो बात अल्प प्राण और महाप्राण की। अच्छा, अब आगे सघोष और अघोष को भी देख लेते हैं, क्योंकि जब उच्चारण में ध्वनि को गूंजने की जो परंपरा रही है, तो घर्षण की परंपरा, उसमें भी हम सघोष अघोष के रूप में देखते हैं। देखिए, अब सघोष और अघोष के आधार पे भी हिंदी के जो हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वह 2 प्रकार से होते हैं, जिसको सघोष और अघोष कहते हैं। अब सघोष में प्रत्येक वर्ग का देखिए, पहला अगर हम बात करें तो अब देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 हो गए। अब अघोष में पहला और दूसरा अघोष है, यानी पहला और दूसरा अघोष है, 3, 4, 5 जो है सघोष है। और यहाँ पांचों वर्णों में की बात हो रही है, इतने को छोड़ करके इन पांचों वर्णों की बात हो। तो अब अघोष व्यंजन की बात करें तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये पूरे के पूरे अघोष है। सघोष की बात करें, देखेंगे ग, घ, ञ, ज, झ, ड़, ड, ढ, ड़, द, ध, न, प, फ, म, ये सभी अघोष हैं। और इनका हमने कोड दिया 1, इनका कोड दिया है 3, 4 और 5, पूरा अघोष और सघोष। अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन।
जो आपको हमने यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन यहाँ पे हमने बात की थी छ, त्र, ज्ञ और एक शब्द होता है स्र। यह 4 वर्ड जो होते हैं संयुक्त वर्ड होते हैं और संयुक्त वक्त किन्हीं 2 वर्डों से मिलकर बने होते हैं। आइए देखते हैं। संयुक्त वर्ड को समझने के साथ साथ आप देखेंगे जब इन वर्डों को मिला करके जब कोई शब्द लिखे जाते हैं शब्द कोश में जब हम ढूंढते हैं हमें वहाँ पे दिक्कतें होने लगती है। दिक्कतें वो होती है कि इनको जैसे लिखा है छ, अगर इस छ को देखें तो हमें यह क वर्ग के श्रेणी में ही मिलेगा लिखा हुआ। अगर इस वर्ग में देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला में मिलना मुश्किल हो जाता है इस 6 शब्द से बने हुए वर्ड को ढूंढने। तो क शब्द जो है क शब्द के श्रेणी में ही बना हुआ 6 शब्द आपको ध्यान रखें। पेपर में कभी यह भी पूछ लेता है कि छ किस का शब्द को जो शब्द है 6 शब्द का जो शब्द बना हुआ है वो किस वर्णमाला की किस शब्द श्रेणी में आता है। आपको बताना पड़ेगा यह क शब्द श्रेणी जो है क ख ग की जब वर्णमाला की श्रेणी क शब्द श्रेणी में आएगा। अगर इसको 6 श्रेणी कोई कहेंगे 6 वर्णमाला में कोई श्रेणी नहीं। ऐसे ही त के साथ है त्र के साथ जो है त्र से बनने वाले जितने भी वर्ड है ठीक है वह पूरा का पूरा जो है त वाले मिलेगा। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं क्षेत्र, देखिए हमने लिख दिया क्षेत्र। इस क्षेत्र शब्द को देखेंगे तो यह क वर्ग के श्रेणी में ही मिलेगा। यह क के श्रेणी में इसलिए क्योंकि क प्लस स से बना हुआ शब्द है। इसका निर्माण जो है क प्लस स के शब्द के निर्माण से बना हुआ है, इसलिए यह पहले वाले जो शब्द के निर्माण से बना उससे मिलकर उसी के श्रेणी में रख देते हैं इसको। तो यह क और स से मिलके बना त्र छ बना छ बना जो क की श्रेणी में आता है। वैसे ही त्र को भी देखें तो त आधा त है प्लस र दोनों मिलकर के त्र बना जो कि यह भी त की श्रेणी में शब्द मिलेंगे। और य का निर्माण में ज्य प्लस ज प्लस ज्य को मिला करके य बना, तो यह संयुक्त व्यंजन में है। और देखिए स्र का निर्माण भी स और र से मिल करके बना है। अब एक चीज महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यहाँ पे और है कि जब हम इसको वर्णमाला में देखें तब वर्णमाला में इनसे बनने वाले जो वर्ड हैं जो शब्द हैं उसको इस वर्ग के माध्यम से देखें। इधर जो शब्द बने हैं इनका हमें बना हुआ जो शब्द है जो शब्द मिलेगा वह इस वर्ग में मिलेगा। तो यह ध्यान देने की बात। आगे चलिए, अब इन्हीं वर्णों के आधार पर कुछ बहुकल्पी प्रश्न है जिसे हम समझते हैं और आसान करते हैं, आसान समझ लेते हैं कि यह हमारे लिए कितना और इससे शब्द कैसे बनते हैं एक अनुभव मिल जाएगा। देखिए अब आपके पास एक प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। अब बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन सा है, तो अब देखिए आपने देखा होगा कि स ह ये जो है इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं।
आपने इसे बताया कि क्या है, उष्ण व्यंजन है। लेकिन त थ द ध ट ठ ड ढ च छ ज झ ये क्या है, ये भी व्यंजन है। त थ बोलते हैं त वर्ग के, ठीक है। ट को बोलते हैं ट वर्ग के, और च को बोलते हैं च वर्ग के, ठीक है, च वर्ग का है। एक चीज और आपको बताना है, जो पिछली स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कि इनके उच्चारण में जिसे हम कहते हैं कि क च ट त प जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, इनको उच्चारण करते वक्त इनके कुछ उच्चारण के आधार पे हमने नाम दे रखा है, जिसको पहले वाले को बोलते हैं कंठ, दूसरे को मूर्धा, नहीं तालब इसको बोलते हैं, तालब, कंठ तालब इसको बोलते हैं, मूर्धा इसको बोलते हैं, दंत इसको बोलते हैं, ओष्ठ। अब कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ, ये कुल 5 प्रकार हो गए। इसको समझने के लिए, इसको याद करने के लिए एक कोड है। अगर आप कोड की बात करें तो एक कोड है। वह कोड क्या है, देखिए, क त म दो, क त म दो। आप इसको ऐसे लिख दें, क त म, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा आप ऐसे लिखेंगे, क त, ये कोड है। अब कथम दो में जैसे आपने लिखा, तो क से हो गया कंठ, क से हो गया तालव्य, म से हो गया मूर्धा, द से हो गया दंत, ओ से हो गया। कथम दोष्ट में कंठ तालव्य मूर्धा दंत ओष्ठ, ये 5 प्रकार हैं। इनको अब कभी पेपर में भी पूछता है कि कंठ व्यंजन कौन से होते, या कंठ व्यंजन कौन से हैं, तो आप कहोगे क ख ग घ। ऐसे ही पूछेगा मूर्धा व्यंजन कौन से हैं, आप कहोगे च छ ज झ। ऐसे ही पूछेगा कि दंत व्यंजन कौन सा है, आप कहोगे त थ द ध न। ऐसे पूछेगा पोस्ट व्यंजन कौन सा, कहोगे प फ ब भ। ये पूरे जो है इनके नाम है कंठ तालव्य मूर्धा दंत, क च ट त प, कंठ तालव्य दंत मूर्धा ओष्ठ, ठीक है। इनके ये वर्ग हैं, और इसको ऐसे याद करते हैं, कंठ तालव मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। प्रत्येक वर्ग जो है आप क से कंठ याद कर लीजिए, च से तालव याद कर लीजिए, क से मूर्धा याद कर लीजिए, और त से दंत याद कर लीजिए, और प से ओष्ठ याद कर। कंठ तालव दंत मूर्धा दंत मूर्धा, ये जो है पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब इसी के आधार पर कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे लिखा था कि उष्ण व्यंजन कौन सा है, तो आपने कहा श श श ह, ये क्या है, उष्ण व्यंजन। अगला देखिए, य र ल व व्यंजन को कहते हैं। अब आपको बताना है य र ल व जो है व्यंजन, वह किस प्रकार का व्यंजन। आप कहेंगे ये जो है य र ल व एक तरीके से उष्ण व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, तो आप कहेंगे, सॉरी वो उष्ण नहीं, ये य र ल व अंतस्थ व्यंजन होगा, ठीक है।
अंतस्थ व्यंजन कहेंगे इन्हें, ठीक। और ल को लुप्त व्यंजन भी कहते हैं, ल को लुप्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। अगला देखें, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? देखिए, अब ल को पार्श्विक ध्वनि भी कहते हैं, यह लिप्त ध्वनि भी है, पार्श्विक ध्वनि भी है, तो ध्यान रखना है। अगला देखिए, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अब आपके साथ यूपीपीसीएस यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ है, लोअर पीसीएस लोअर सब में 2019 का, तो देखेंगे कि यह जो है कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन। अब आपको इसमें से अंतस्थ व्यंजन बताना है, तो आप बताइए। ल, च, क, प। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इनमें से जो ल है वह अंतस्थ व्यंजन। ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? वह कौन सा स्वर है जिसको हम कंठ और तालव्य से उच्चारण करते? तो बात करें तो ऐसे वर्णों में जो ओ है, ओ को हम कंठ और तालव्य के माध्यम से, सहायता से उच्चारण करते। आगे देखिए, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि? अब हमने प च ट त प वर्ग 5 वर्ग बताया है, उसमें से पूछ रहा है जो ट वर्ग है वह उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियों के प्रकार बताना है कि ट किस वर्ग के ध्वनि में आता है। आप कहेंगे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, तो इसमें आएगा, देखिए, क च ट, कंठ, तालव्य, मूर्धा, ये किसमें आएगा? यह मूर्धा। नंबर 3 पे आता है, पहले नंबर पे आता है कंठ, दूसरे नंबर पे तालव्य, तीसरे नंबर पे मूर्धा, चौथे पे दंत और पांचवे पे आता है ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है। तो ये जो है मूर्धा है, मूर्धन्य। आगे देखिए, दीर्घ स्वर है, अब कह रहा है इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? अब बताइए इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, उ, ए, ओ। तो आप दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो बहुत से लोगों का ध्यान होगा कि ओ जो है दीर्घ स्वर है, जबकि ये गलत है। आ दीर्घ स्वर है, ओ जो है दीर्घ स्वर न होकर के संयुक्त स्वर है। और आपको पता होगा कि मूल स्वर और दीर्घ स्वर 3 स्वर, ठीक? आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा दंत नहीं है? दंत व्यंजन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, दंत व्यंजन, कौन सा दंत व्यंजन नहीं है? तो क, प, द, य। तो आप कहेंगे कि जो यह है यह दंत व्यंजन नहीं है, क्योंकि त थ द ध न तो दंत व्यंजन है ही, इसमें नहीं है तो यह जो है नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 10, 12, 13, 11। आप कहेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 है। आगे देखिए, कौन सा ट वर्ग का ध्वनि नहीं है? प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, कौन सा
ट वर्ग का ध्वनि नहीं है तो आप कहोगे, बताइए देख कर, ट वर्ग में नहीं है, ठ, ट, ढ, ग। आप कहेंगे ग जो है ट वर्ग की ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि ये क वर्ग की ध्वनि है। यह क्या है? क वर्ग की ध्वनि है। ठीक है, तो ठीक है, ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे आप पढ़ते रहिए, ज्ञान में वृद्धि करते रहिए और